मास्टर टोनी, यहाँ से एक्रीमिया जाने वाली पहली फ्लाइट में मेरी टिकट बुक करा दो। डगलस ने हंसते हुए कहा। आप इकट्ठे नहीं जाएंगे? मास्टर टोनी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, हमारा आपस का ताल्लुक सिर्फ मिशन की हद तक था और मैंने कुछ जाती काम निपटाने हैं। अरसलान और फरकंदा अभी यहीं रहेंगे, डगलस ने जवाब दिया। ओके, मैं करा देता हूँ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ कोठी में मेरे 4 आदमी मौजूद है, वो आपके हर हुक्म की तामील करेंगे, मास्टर टोनी ने कहा। फिर अरसलान फरकंदा और डगलस से मुसाफा करके मास्टर टोनी कमरे से बाहर चला गया। अरसलान, डगलस और फरकंदा भी उसके पीछे ही बाहर आए और फिर मास्टर टोनी अपने साथियों के हमरा सिया रंग की कार में बैठकर वापस चला गया, जबकि नीले रंग की कार वहीं मौजूद थी। मास्टर टोनी के 4 साथी बरामदे में मौजूद थे। उन्होंने अरसलान से अपना तारुफ कराया। हम अब आराम करना चाहते हैं, अरसलान ने उनसे मुखातिब होकर कहा। आइए, मैं आपको कमरे दिखा दूं, उन चारों में से एक ने कहा। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन एहतियात अच्छी चीज़ है। आप लोगों को इर्द गिर्द की निगरानी ज़रूर करनी चाहिए, अरसलान ने वापस मुड़ते हुए कहा। आप बेफिक्र रहे, ये तो हमारी ड्यूटी है, उस आदमी ने कहा और फिर वो उन्हें अपने हमरा लिए उनके लिए मखसूस कमरों की तरफ बढ़ गया। एक आरामदा डबल बेडरूम अरसलान और फरकंदा ने संभाल लिया, जबकि मुलायका ख्वाबगाह डगलस ने पसंद कर ली। वैसे इस मिशन में मुझे कोई खास मज़ा नहीं आया, ना ही किसी लड़ाई भड़ाई की नौबत आई, बस भागदौड़ ही होती रही और आखिर में मिशन मुकम्मल हो गया, फरकंदा ने एक आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उन लोगों ने क्या लड़ना था? इस मिशन में इतनी भागदौड़ भी उस इमरान की जहानत और फुर्तीलेपन की वजह से हुई, वरना तो एक आदमी का कत्ल चंद लम्हों में ही मुकम्मल हो जाता है। अरसलान ने एक रैक की तरफ बढ़ते हुए कहा। उस रैक पर मुख्तलिफ किस्मों की शराबों की बोतलें और जाम वगैरह मौजूद थे। अरसलान ने 23 किस्म की विस्की के 2 बड़े जाम बनाए और फिर एक लाकर फरकंदा को दिया और दूसरा खुद लेकर कुर्सी पर बैठ गया। अरसलान, मुझे बार बार एक ख्याल आता है, मैंने डगलस के सामने उसे जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा। फरकंदा ने विस्की का घूंट लेते हुए पुर इसरार से लहजे में कहा। क्या मतलब? खुलकर बात करो, अरसलान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। अरसलान, ये पहला मिशन है जिसमें हमने अपने शिकार की लाश अपनी आंखों से नहीं देखी। क्या वाकई इमरान कोठी तबाह होने से मर चुका है? हो सकता है ऐसा ना हुआ हो सकता है वो बच गया हो। अक्सर कोठियां तबाह होने के बावजूद लोग जिंदा बच जाते हैं या सिर्फ जख्मी होते हैं, मरते नहीं, फरकंदा ने आहिस्ता से कहा और अरसलान का चेहरा यकलक सुर्ख पड़ गया। तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है फरकंदा, अगर कोठी इस तरह तबाह ना होती जैसे हुई है, उसका एक एक पुर्जा उड़ गया है, ऐसी सूरत में इमरान का बचना तो एक तरफ उसकी सालिम लाश भी नहीं मिल सकती। वैसे मैं कल मास्टर टोनी को कहूँगा कि वो इस बात की तस्दीक करा दे, अरसलान ने होंठ भींचते हुए कहा। उसके चेहरे से महसूस हो रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए है। बहरहाल मेरा ख्याल था, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो, फरकंदा ने कहा। तुम ठीक कहती हो फरकंदा, हमें वाकई तस्दीक करनी चाहिए, अरसलान ने फरकंदा की बात पर फौरन नॉर्मल होते हुए कहा और फरकंदा ने ज़ाती बातें छेड़कर मौजू ही बदल दिया। वो शराब पीते रहे और बातें करते रहे कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वो दोनों चौंक पड़े। यस, कम इन, अरसलान ने ऊंची आवाज से कहा और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और मास्टर टोनी का आदमी अंदर दाखिल हुआ। जनाब, हमारी कोठी की निगरानी हो रही है, एक आदमी ऊपरी तरफ मौजूद है, उस आदमी ने तेज लहजे में कहा। निगरानी हो रही है? क्या मतलब? अरसलान ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा। फरकंदा भी उठ खड़ी हुई थी। आइए मैं दिखाऊं, मैं तो उसे मार गिराता, लेकिन आपकी इजाज़त ज़रूरी थी, उस आदमी ने कहा और फिर वो उन्हें हमरा लिए बाहर आ गया। डगलस भी आवाज़ें सुनकर बाहर आ गया था। अरसलान ने उसे भी निगरानी का बताया तो वो भी हैरत भरा चेहरा लिए हमरा हो गया। दूसरी मंजिल के कमरे में पहुंचते ही जब एक पर्दे की दरज से उन्होंने बाहर देखा तो वो तीनों यूं उछले जैसे उनके पैरों तले बम फट पड़ा हो। उगबी तरफ सड़क के दूसरे सिरे पर एक सुतून के करीब इमरान मौजूद था, वही इमरान जिसे वो अपने तौर पर कोठी में दफन कर आए थे। ये आदमी नहीं है, ये बदरू है, फरकंदा ने घबराए हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे इमरान ने सड़क क्रॉस की, उसका एक हाथ जेब में था, वो कोठी की दीवार के करीब पहुंचा और दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और जन से कोई चीज उड़ती हुई खुली खिड़की से अंदर कमरे में आ गिरी। वो तीनों बुरी तरह उछले। ये एक छोटा सा बम था जो उनके कदमों में गिरकर फट चुका था। अचानक चारों ही बैक वक्त धड़ाम से औंधे मुंह गिरकर पहले खिड़की की चौखट से टकराए, फिर फर्श पर गिर गए।
वो बेहोश हो चुके थे। इमरान साइड गली से होता हुआ मतलूबा कोठी के उकब में पहुंच गया और फिर उसे दूसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की में किसी आदमी का साया नजर आ गया। वो एक सुतून की आड़ में रुककर उसे देख रहा था। ये कोई मकामी आदमी था और उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कोठी की उगबी सिमत की निगरानी कर रहा हो। उसी लम्हे इमरान के जहन में एक तरकीब आ गई। इससे पहले उसने यही सोचा था कि उगबी सिमत से खुद कोठी के अंदर दाखिल होगा और फिर इस मखसूस कमरे तक पहुंचकर जहां अरसलान और उसके साथी मौजूद होंगे ये बम फेंक कर उन्हें बेहोश कर देगा। इस बम के अंदर एफटी गैस भरी हुई थी जो वजन में तो कासी होती है जैसे कोई ठोस मादा हो, लेकिन ये गैस नजर नहीं आती और इंतहाई ज़ूद असर होती है। लेकिन निगरानी करने वाले को देखकर उसके जहन में एक और तरकीब आ गई थी। इसी तरह उसका रिस्क कम हो जाता था क्योंकि उसे ये इल्म न था कि कोठी के अंदर अरसलान और उसके साथियों के अलावा और कितने अफराद मौजूद है। इस तरकीब से रिस्क कम हो जाता था। चुनांचे वो सुतून की आड़ से निकला और उसने जानबूझकर ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिससे निगरानी करने वाले को यकीन हो जाए कि वो कोठी की निगरानी कर रहा है। उसे मालूम था कि उसकी निगरानी की इत्तला अरसलान और उसके साथियों को जरूर की जाएगी और इंसानी नफ्सियात के मुताबिक वो चेक करने के लिए उस कमरे में जरूर आएंगे। और वही हुआ। निगरानी करने वाला अचानक गायब हो गया और फिर थोड़ी देर बाद खिड़की का पर्दा हिला तो इमरान ने अरसलान की झलक देख ली। उसके साथ दूसरे अफराद की मौजूदगी का भी अंदाजा हो रहा था क्योंकि उनसे हिमाकत ये हुई थी कि उन्होंने कमरे की अंदरूनी लाइट बंद न की थी और पर्दे की दूसरी तरफ से उनके साए इमरान को वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। जैसे ही इमरान को यकीन हुआ कि अरसलान और उसके साथी उस कमरे में मौजूद हैं, उसने तेजी से सड़क क्रॉस की। उसका हाथ जेब में मौजूद बेहोश कर देने वाली गैस के बम पर जमा हुआ था। सड़क क्रॉस करके जैसे ही वो दीवार के करीब पहुंचा, उसने हाथ जेब से निकाला और पूरी कुव्वत से हाथ घुमाकर गैस वाला बम उस खिड़की की तरफ उछाल दिया। वजनदार गैस होने की वजह से बम उसके हाथ से निकलकर गोली की तरह उड़ता हुआ खुली खिड़की के अंदर गायब हो गया। वो पर्दे से टकराकर अंदर उनके कदमों के करीब ही जा गिरा था। इमरान को दीवार के करीब था, लेकिन चूंकि दूसरी मंजिल का ये कमरा खासी बुलंदी पर था, इसलिए उसे वो कमरा दीवार के करीब से भी साफ नजर आ रहा था। बम कमरे में गिरते ही उसने साए आगे की तरफ झुकते देखे और फिर वो सब साए औंधे मुंह गिरकर खिड़की की चौखट से टकराए और फिर फर्श पर गिरकर उसकी नजरों से गायब हो गए। इमरान अपनी कामयाब तरकीब पर मुस्कुरा दिया। उसने इधर उधर देखा, आसपास किसी को न देखकर वो दौड़कर उछला और दूसरे लम्हे उसके हाथ दीवार के सिरे पर जम गए और फिर वो किसी जिम्नास्टिक के माहिर की तरह बाजुओं के बल पर ऊपर चढ़ा और सिर्फ एक लम्हे दीवार पर रहने के बाद उसने अंदर छलांग लगा दी। हल्का सा धमाका हुआ और इमरान बाड़ के पीछे दबक गया, लेकिन जब इस हल्के से धमाके का कोई असर ना हुआ तो वो बाड़ के पीछे से निकला और तेजी से पंजों के बल दौड़ता हुआ साइड गली में घुस गया। साइड गली से निकलकर वो इमारत के सामने के रुख पर पहुंचा और उसने वहां रुककर साइड पर झांका तो उसे वहां बरामदे में 3 मुसल्लह अफराद खड़े नजर आए। उन सब की नजरें इमरान की साइड की मुखालिफ सिमत में सीढ़ियों पर जमी हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। इमरान आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ आगे बढ़ा और फिर बरामदे के करीब पहुंचकर वो दीवार के साथ चिमट गया। काफी देर हो गई है स्टीवर्ड, मेहमान ऊपर गए हैं, हमें मालूम करना चाहिए, एक आवाज सुनाई थी। ठीक है, तुम ऊपर जाओ, हम यहीं रुकते हैं, दूसरी आवाज सुनाई दी और उसी लम्हे इमरान ने जेब से हाथ निकाला और हाथ घुमाकर दूसरा बम बरामदे में फेंक दिया। चटाक की हल्की सी आवाज उभरी और चंद लम्हे इंतजार करके इमरान ने जरा सा आगे होकर झांका तो वो तीनों ही बरामदे में औंधे मुंह गिरे पड़े थे। उनके गिरने के अंदाज से ही वाज़ेह था कि वो भी गैस का शिकार हुए हैं। इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और तेजी से बरामदे में आ गया। वो बरामदा खुला था और उसे मालूम था कि गैस के असरात बिखर गए होंगे, लेकिन फिर भी उसने सांस रोक लिया था। बरामदा क्रॉस करके वो इमारत में दाखिल हुआ और फिर थोड़ी ही देर में उसने इमारत की निचली मंजिल चेक कर ली। सारी मंजिल खाली पड़ी थी। उसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। कमरे में अरसलान, फरकंदा, डगलस और एक मकामी आदमी खिड़की के पास ही औंधे मुंह गिरे हुए थे। इमरान मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ा और फिर सीढ़ियां उतरकर वो भागता हुआ फाटक की तरफ बढ़ा। उसने फाटक की छोटी खिड़की खोली और बाहर निकलकर जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया। उसके साथी जहां मौजूद थे वो जगह कुछ दूर तो थी, लेकिन उसका इशारा उन्होंने देख लिया था और फिर थोड़ी देर बाद वो सब तेज तेज कदम उठाते इमरान के पास पहुंच गए। एक कार अंदर ले आओ, काम हो गया है, इमरान ने जूलिया से कहा। वो बेहोश हो गए, कोई हंगामा नहीं हुआ।
सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने छू मंतर पढ़कर उन्हें बेहोश किया है, हंगामा क्यों होता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर तनवीर तो कार लेने वापस चला गया, जबकि बाकी साथी इमरान के साथ ही अंदर आ गए। इमरान ने फाटक खोल दिया और उन्हें उनके बेहोश होने की तफसीलात बताने लगा। थोड़ी देर बाद अरसलान, फरकंदा और डगलस को ऊपर की मंजिल से उठाकर नीचे ले आया गया। अब क्या करना है? जूलिया ने कहा। इन्हें कार में लाद कर साहिल समंदर पर ले चलो, मैं इनसे पूछगुछ करना चाहता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल समंदर पर पूछगुछ? क्या मतलब? जूलिया और बाकी साथियों ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इन्होंने शैतान जजीरे पर टाइगर से पूछगुछ के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल किया था। मुझे वो तरीका बेहद पसंद आया है, मैं भी वही तरीका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। और टाइगर की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि इमरान उनसे उसका इंतकाम उन्हीं के अंदाज में लेना चाहता है। तुम उन्हें कार में डालकर ले आओ, लॉन्च घाट के पास से होते हुए आगे टेकरी पहुंच जाना, मैं तुमसे पहले वहां पहुंचकर लॉन्च का इंतजाम करता हूं, इमरान ने कहा। और फिर तेज तेज कदम उठाता फाटक की तरफ बढ़ने लगा। बाकी लोगों का क्या करना है? जूलिया ने पूछा। पड़ा रहने दो, ये छोटे मोहरे हैं, इमरान ने मुड़े बगैर कहा और आगे बढ़ गया। शैतान जजीरे के उसी दरख्त का तना जिससे अरसलान ने टाइगर को बांधा था एक बार फिर झुका हुआ था। उसे थोड़े थोड़े फासले से रस्सियां बंधी हुई थी और उन रस्सियों के साथ अरसलान और डगलस बिल्कुल टाइगर के से अंदाज में बंधे हुए थे। डगलस के लिए 2 और खूंटे गाड़े गए थे। ये सब कुछ इमरान और टाइगर ने किया था, जबकि सीक्रेट सर्विस के बाकी अरकान हैरत से इस अजीबो गरीब तमाशे को देख रहे थे। इमरान ने फरकंदा को न बांधा था क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक औरत को ऐसी सजा देना जुल्म था। अरसलान, डगलस और फरकंदा अभी तक बेहोश थे। ये तो इंतहाई खौफनाक सजा है, गैर इंसानी जुल्म है, जूलिया ने दांत भींचते हुए कहा। है तो सही, लेकिन इन्होंने टाइगर के साथ यही गैर इंसानी जुल्म रवा रखा था, तो फिर उनके साथ क्यों ना हो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। इस औरत के हाथ पैर बांध दिए जाए तो ज्यादा बेहतर है, टाइगर ने फरकंदा की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या जरूरत है, यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, ये बेचारी भागकर कहाँ जाएगी, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर उसने खूंटे के साथ दरख्त के झुके हुए तने के सिरे से बंधी हुई रस्सी को मखसूस अंदाज में घुमाकर गांठ बांध दी। अब पर्दा उठना चाहिए, शो तैयार है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो तेज तेज कदम उठाता एक तरफ जमीन पर पड़ी हुई फरकंदा की तरफ बढ़ गया। पहले इसे होश दिला दूं ताकि ये होशो हवास में रहकर ये शो देख सके, इमरान ने फरकंदा के करीब पहुंचते हुए कहा। और फिर उसने झुककर फरकंदा का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिए। उसने दोनों हाथों को अच्छी तरह दबा रखा था। चंद ही लम्हों बाद फरकंदा के बेहिस जिस्म में हरकत पैदा होने लगी और जब उसने एक झटके से आंखें खोली तो इमरान पीछे हट गया। फरकंदा चंद लम्हे लंबे लंबे सांस लेती रही और लाशऊरी कैफियत में इधर उधर देखती रही। फिर अचानक वो एक झटके से उठकर बैठ गई। अब वो पूरी तरह होश में आ चुकी थी। और फिर जैसे ही उसकी नजरें झुके हुए तने और उनके साथ मखसूस अंदाज में बंधे हुए अरसलान और डगलस पर पड़ी, जो अभी तक बेहोशी के आलम में जमीन पर पड़े हुए थे, उसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई और वो उछलकर खड़ी हो गई। ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं फरकंदा साहिबा, मेरे साथी टाइगर से भी तो तुम लोगों ने पूछ-गुछ के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया था। मैंने सोचा कि ये तरीका आप लोगों को ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं भी आप लोगों की पसंद की खातिर यही तरीका अपना रहा हूँ, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी ठोस संजीदगी तारी थी। फरकंदा तेजी से इमरान की तरफ मुड़ी। नहीं नहीं, ये जुल्म है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, फरकंदा ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। जुल्म, बहुत खूब, तो ये लफ्ज तुम लोग भी जानते हो, लेकिन शायद ये अब तुम्हें याद आया है। टाइगर से पूछ-गुछ के वक्त ये लफ्ज शायद तुम्हारे हाफिजे से गायब हो गया था। और दूसरी बात सुनो, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो तुम भी इन्हीं के साथ बांधी जा सकती हो, इमरान ने इंतहाई करक लहजे में कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो, फरकंदा ने इधर उधर देखते हुए कहा। अब वो अपने आप को संभाल चुकी थी। अभी मालूम हो जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने फरकंदा के करीब खड़ी हुई जूलिया से मुखातिब होकर कहा। जूलिया, इसका ख्याल रखना, इमरान ने कहा और खुद उस खूंटे की तरफ बढ़ गया जिसके साथ उसने तने को झुकाने वाली रस्सी बांध रखी थी। जूलिया ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल फरकंदा के पहलू से लगा दी। फरकंदा खामोश खड़ी अपने होंठ काट रही थी। उसकी आंखों और चेहरों पर उलझनों का जाल बिछा हुआ था। वो शायद सोच रही थी
कि इतने बहुत से आदमियों से वो बैक वक्त कैसे लड़कर अरसलान और डगलस को बचा सकती है। इमरान ने रस्सी को पकड़कर मखसूस अंदाज में झटका दिया तो गांठ खुल गई और इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता रस्सी ढीली करनी शुरू कर दी। दरख्त का झुका हुआ तना रस्सी के ढीले होते ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठना शुरू हुआ और उसके साथ जमीन पर बेहोश पड़े हुए अरसलान और डगलस के जिस्म भी फिजा में बुलंद होना शुरू हो गए। इमरान रस्सी छोड़ता गया। जब उन दोनों के जिस्म फिजा में तन गए तो इमरान ने जरा सी रस्सी को और ढीला किया। दूसरे लम्हे उन दोनों के जिस्मों को एक जोरदार झटका लगा। ये झटका इस कदर शदीद था कि उन दोनों की बेहोशी टूट गई और उनकी आंखें खुलने के साथ साथ उनके मुंह से बेइख्तियार कराहें सी निकल गई। इमरान ने जरा सी रस्सी और ढीली की तो उन दोनों के जिस्म फड़फड़ाने लगे और उनके मुंह से चीखें निकल गई, चेहरे बिगड़ने लगे। ये क्या हो रहा है? अरसलान ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कराहते हुए कहा। वही कुछ जो तुमने टाइगर के साथ किया था, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा और अरसलान की आंखें खौफ की शिद्दत से पहलती गई। वो शायद अब सूरत हाल को सही तौर पर समझा था। फिर इससे पहले कि कोई बात होती, अचानक जूलिया के करीब खड़ी हुई फरकंदा बिजली की सी तेजी से हरकत में आई और जूलिया के हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। फरकंदा ने इंतहाई फुर्ती और महारत से जूलिया को झपटकर अपने सीने से लगाया और उसका एक बाजू जूलिया की गर्दन के गिर्द और दूसरा उसके पेट के गिर्द जम गया और वो इसी अंदाज में जूलिया को घसीटती हुई 4 कदम पीछे हट गई। जूलिया शायद अरसलान और डगलस की हालत देखने की वजह से फरकंदा की तरफ से गाफिल हो गई थी, इसलिए वो मार खा गई। जूलिया ने अपने आप को छुड़ाने के लिए बेहद कोशिश की, लेकिन फरकंदा की गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। जूलिया का जिस्म उसके हाथों में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। उसकी गर्दन पर इस कदर दबाव था कि उसकी आंखें फटने के करीब हो गई थी। छोड़ दो, उनको छोड़ दो, वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगी, फरकंदा ने चीखते हुए कहा। और अगर मैं रस्सी छोड़ दूं तो अरसलान और डगलस दोनों की एक एक रग टूट जाएगी। बोलो, एक की कुर्बानी मंजूर है या 2 की? इमरान ने जरा सी रस्सी और ढीली करते हुए कहा और अरसलान और डगलस दोनों के हलक से जुबा होने वाले जानवरों जैसी आवाजें निकली। छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, फरकंदा ने अरसलान और डगलस की कर्बनाक आवाजें सुनते ही हलक के बल चीखते हुए कहा। और शायद वो जोश में अपने जिस्म को आगे की तरफ झुकाने की हिमाकत कर गई थी, क्योंकि दूसरे ही लम्हे जूलिया ने अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया और फरकंदा उसके सर के ऊपर से होती हुई नीचे जमीन पर आ गिरी। वो तवाजुन के साथ साथ अपनी गिरफ्त भी खत्म कर बैठी थी। जिंदाबाद जूलिया, इमरान ने उसे शाबाश देते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया के हलक से एक जोरदार चीख निकली। फरकंदा ने नीचे गिरते ही इंतहाई हैरत अंगेज महारत का मुजाहरा करते हुए कलाबाजी खाकर जूलिया के सीने पर फ्लाइंग किक रसीद कर दी थी और जूलिया उछलकर पुश्त के बल जमीन पर गिरी। फरकंदा फ्लाइंग किक मारकर एक बार फिर कलाबाजी खाकर सीधी हुई। रुक जाओ तनवीर, अचानक इमरान ने चीखते हुए कहा और तनवीर का रिवॉल्वर वाला हाथ एक झटके से नीचे हो गया। वो शायद जूलिया की हिमायत में फरकंदा को गोली मारना चाहता था। जूलिया तुमसे कम नहीं है, उसे अपनी बर्तरी साबित कर लेने दो, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और तनवीर दांत काटता हुआ खामोश हो गया। जूलिया भी उठकर खड़ी हो गई थी और वो दोनों औरतें आमने सामने थी। एक हल्का मौत की सुपर एजेंट थी और दूसरी सीक्रेट सर्विस की इंचार्ज और X2 की नंबर 2 मुकाबले की टक्कर थी। फरकंदा, अगर तुम जूलिया को शिकस्त दे दो तो मैं अरसलान और डगलस दोनों को छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। और सुनो जूलिया, अगर तुमने फरकंदा को शिकस्त ना दी तो फिर इस समंदर के पार तुम्हारी कोई जगह ना होगी, इमरान ने रस्सी को खूंटे से गिरा देते हुए कहा। इमरान के अल्फाज में छुपी हुई धमकी से जूलिया के आसाब में और ज्यादा तनाव पैदा हो गया। वैसे भी पूरी सीक्रेट सर्विस और इमरान के सामने शायद पहली बार उसकी सलाहियतों का मुजाहरा होने का मौका पैदा हुआ था। उसी लम्हे फरकंदा ने अचानक जूलिया पर छलांग लगाई। जूलिया तेजी से दाएं तरफ को पलटी, लेकिन फिजा में उड़ती हुई फरकंदा ने हैरत अंगेज तौर पर अपना रुख मोड़ लिया और जूलिया चीखती हुई पहलू के बल जमीन पर गिरी। फरकंदा ने बड़े खौफनाक अंदाज में उसकी पसलियों पर जूडो का दाव इस्तेमाल किया था। जूलिया का जिस्म कमान के से अंदाज में जमीन की तरफ झुका और फरकंदा दाव लगाकर जैसे ही सीधी होने लगी, जूलिया ने उल्टी कलाबाजी खाई और इस बार फरकंदा के हलक से कर्बनाक चीख निकल गई। जूलिया की लाथें कौस की सूरत में घूमती हुई फरकंदा के पहलू पर बड़े भरपूर अंदाज में पड़ी थी। फरकंदा उछलकर पुश्त के बल जमीन पर गिरी। उसी लम्हे जूलिया उसके ऊपर आ गिरी
और उसने पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन फरकंदा ने दोनों टांगे समेटकर जूलिया को अपने सर के ऊपर से जमीन पर उछाल दिया और खुद एक झटके से उठ खड़ी हुई। जूलिया भी नीचे गिरते ही किसी स्प्रिंग की तरह उछली और पूरी कुव्वत से उठती हुई फरकंदा से आ टकराई और वो दोनों ही एक दूसरे से टकराकर इकट्ठी ही जमीन पर गिरी। फरकंदा ने नीचे गिरते ही पूरी कुव्वत से घुटना जूलिया की कमर पर रसीद किया और जूलिया कराकर पलटी और दूसरे लम्हे उसकी लात फरकंदा के पहलू पर पड़ी और वो भी जूलिया के साथ चीखती हुई जमीन पर गिरी और दूसरे लम्हे वो दोनों एक बार फिर उठकर आमने सामने खड़ी थी। दोनों का अंदाज कटकनी बिल्लियों जैसा था। दोनों जसामत और कदोकामत में तकरीबन एक जैसी थी। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को तोल रही थी। दोनों के चेहरे बिगड़े हुए थे और इस बार जूलिया ने पहल की। उसने बर्क रफ्तारी से फरकंदा पर हमला किया और फरकंदा बिजली की सी फुर्ती से उछलकर एक तरफ को हटी, लेकिन जूलिया शायद उसका अंदाजा पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि उसने भी इंतहाई तेज रफ्तारी से अपना रुख मोड़ा था और दूसरे लम्हे फरकंदा यूं फिजा में उछली जैसे उसके पैरों तले अचानक स्प्रिंग आ गए हों और फिर वो चीखती हुई सर के बल जमीन पर गिरी, लेकिन उसकी दोनों पिंडलियां जूलिया के हाथों में थी। जूलिया ने इंतहाई तेजी से झुककर उसे ऊपर को उछलने का मौका दिया था और यही फरकंदा की हिमाकत थी कि उसने जूलिया को झुकते देखकर नफसियाती तौर पर अपने आप को उछालकर बचाना चाहा था। इस तरह जूलिया की गिरफ्त में उसकी दोनों पिंडलियां आसानी से आ गई थी। जूलिया पिंडलियां पकड़े बर्क रफ्तारी से मुड़ी और उसके साथ ही उसकी एक टांग ने फरकंदा के जिस्म को आगे की तरफ फिसलने से रोक लिया और उसके साथ ही जूलिया ने अपने जिस्म का पूरा दबाव सर के बल झुकी हुई फरकंदा के जिस्म पर डाला और फरकंदा के हलक से बेख्तियार कर्बनाक चीखें निकलने लगी। उसका जिस्म बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। वो रिकार्डो के इंतहाई खौफनाक दाव में फंसकर बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। वेल डन जूलिया, वेल डन, इमरान के मुंह से बेख्तियार निकला और उसी लम्हे जूलिया ने अपने जिस्म को जोरदार झटका देकर अपना पूरा वजन फरकंदा पर डाल दिया। एक हल्के से कड़ाके की आवाज सुनाई दी और फरकंदा का अकड़ा हुआ जिस्म यकलक ढीला पड़ गया और जूलिया भी उसके ढीले जिस्म के ऊपर ही गिर गई। दूसरे लम्हे जूलिया उछलकर पीछे हटी तो फरकंदा टेढ़े मेढ़े अंदाज में जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा बिगड़ चुका था और आंखें बेनूर हो चुकी थी। उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी बैक वक्त टूटी थी। वो मर चुकी थी। मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा, अचानक अरसलान ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। जूलिया एक तरफ खड़ी लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसने वाकई अपनी बेपनाह सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया था, वरना फरकंदा उससे कम न थी। सीक्रेट सर्विस के दूसरे अरकान के चेहरों पर भी तहसीन के आसार नुमाया थे। गुड जूलिया, तुमने अपनी बर्तरी साबित कर दी है, वेरी गुड। इमरान ने आगे बढ़कर जूलिया का कंधा थपकते हुए कहा और जूलिया की आंखों में मसरत के चिराग जल उठे। हाँ तो अरसलान और डगलस, अब तुम्हारी बारी है। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ तमाशे के लिए नहीं लाया। फरकंदा तो अपनी हिमाकत की वजह से मरी है और अगर ऐसी ही हिमाकत तुमने की तो फिर तुम्हें भी मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। तुम मेरे चंद सवालों के जवाब दे दो तो मैं तुम्हें इस अजाब से निजात दिला सकता हूँ। इमरान ने रस्सी का सिरा एक बार फिर पकड़कर उसे मखसूस अंदाज में झटका देते हुए कहा। इस तरह गिरा खुल गई। तुम हमें मार डालो, समझे, मार डालो, बस मार डालो, अरसलान ने अजीब से लहजे में कहा। इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से तुम समझ रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रस्सी को जरा सा ढीला किया। अरसलान और डगलस के हलक से खौफनाक चीखें निकलने लगी। उनके पूरे जिस्मों से पसीने की धारें बह उठी, चेहरे मसक होने लगे। मैं देता हूँ जवाब, खुदा के लिए रुक जाओ, अचानक डगलस ने चीखते हुए कहा और इमरान ने रस्सी को जरा सा खींच लिया तो उन दोनों के फड़फड़ाते हुए जिस्म साकित हो गए। बोलो, हल्का मौत का हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने तेज लहजे में कहा। हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। इस बार अरसलान और डगलस दोनों ने बैक आवाज होकर कहा। तुम्हें कौन हिदायत देता है? किसने तुम्हें मेरे कत्ल पर मामूर किया था? इमरान ने पूछा। टॉप हेडक्वार्टर से ट्रांसमीटर कॉल आती है, मशीनी आवाज, गुलदान नुमा बने हुए ट्रांसमीटर से, ऐसे ट्रांसमीटर से जिसकी कॉल का सुराग नहीं लगाया जा सकता। हमें नहीं मालूम टॉप हेडक्वार्टर कहाँ है, अरसलान ने तेज तेज लहजे में कहा। सुनो, टॉप हेडक्वार्टर के मुतालिक जो कुछ भी मालूम हो बता दो, वरना मैं रस्सी छोड़ दूंगा और तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा, इमरान ने कुर्राते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रस्सी को जरा सा ढीला किया। अरसलान और डगलस दोनों की चीखें एक बार फिर शैतान जजीरे में गूंजने लगी।
हमें नहीं मालूम, हमें, उस दोनों ने बुरी तरह फड़फड़ाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, अचानक शैतान जजीरा एक जोरदार धमाके से गूंज उठा और दूसरे लम्हे इमरान के करीब खड़ा हुआ चौहान चीखता हुआ इमरान से टकराया। ये टकराव इस कदर अचानक था कि रस्सी यकलक इमरान के हाथों से निकल गई और इमरान मुंह के बल जमीन पर गिरा। चौहान उसके ऊपर था। उसी लम्हे अचानक झुका हुआ तना पूरी कुव्वत से ऊपर को उठा और फिर शैतान जजीरा अरसलान और डगलस की इंतहाई कर्मनाक चीखों से गूंज उठा। तने ने पूरी कुव्वत से उठते हुए उन दोनों के जिस्मों को दरमियान से उधेड़ दिया था और उन दोनों के ऊपर वाले जिस्म तने के साथ लटके हुए थे, जबकि निचले जिस्म खूंटों से बंधे रह गए थे। उन दोनों के पेट फट चुके थे और सिर्फ पेट की बड़ी आंतें गुच्छेदार तार की तरह दोनों के जिस्मों के दो टुकड़ों के दरमियान तनी हुई थी। जमीन पर खून ही खून फैल गया था। नीचे गिरते ही इमरान ने इंतहाई फुर्ती से चौहान को एक तरफ धकेला, लेकिन उसके उठने से पहले ही तनवीर के रिवॉल्वर से दो धमाके सुनाई दिए और उसके साथ ही सामने एक दरख्त की ओट से एक इंसानी जिस्म धमाके से नीचे गिरा और वो सब उस गिरने वाले जिस्म की तरफ दौड़ पड़े। गोली चौहान के बाजू में लगी थी, इसलिए एक तरफ हटते ही वो बाजू पकड़े उठने की कोशिश करने लगा। इमरान उठकर उस गिरने वाले जिस्म की तरफ भागा जिसकी तरफ से फायर किया गया था और दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गया। दरख्त के साथ मिताइस बड़ा तड़प रहा था। तनवीर की दोनों गोलियां उसकी नाक के नीचे लगी थी। उसका रिवॉल्वर करीब ही पड़ा हुआ था जिसकी नाल से अभी तक धुआं निकल रहा था। वही मिथाइस जो पहली बार इमरान की गोली खाकर नीचे समंदर में गिरा था और जिसके मुतालिक उसके अपने साथियों का ख्याल था कि उसे शार्क मछलियां खा चुकी थी, उनके सामने पड़ा था। काश कमजोरी की वजह से मेरा हाथ ना बहक जाता तो मेरा मिशन मुकम्मल हो जाता। मिताइस ने तड़पते हुए भी इमरान को सामने देखकर कहा, तुम जिंदा बच गए थे, कैसे? इमरान ने उस पर झुकते हुए पूछा। गोली मेरे बाजू में लगी थी और मैं नीचे चट्टानों में गिरा था। फिर जब मुझे होश आया तो सब जा चुके थे। मैं यहाँ भूख और प्यास से तड़पता रहा। मेरा जख्म गल सड़ गया। मैं यहाँ एक कार में पड़ा मर रहा था कि मैंने चीखों की आवाज़ें सुनी और मैं रेंगता हुआ बाहर आ गया। फिर मैंने देखा कि मेरा शिकार इमरान मेरे सामने था। मेरा मिशन सामने था। मेरे रिवॉल्वर में एक ही गोली थी। मैंने अरसलान और डगलस को दरख्त के साथ बंधे देखा। मैंने फरकंदा को ज़मीन पर मुर्दा पड़े हुए देखा। मुझे मालूम था कि इमरान के मरते ही अरसलान और डगलस भी मर जाएंगे, लेकिन मैंने परवाह न की। मैं अपना मिशन मुकम्मल करना चाहता था, लेकिन कमजोरी की वजह से मेरा हाथ बहक गया और गोली दूसरे आदमी को जा लगी। काश मेरा हाथ ना बहकता। काश मैं अपना मिशन मुकम्मल कर लेता, फिर मैं सुकून से मरता। काश। मिताइस ने डूबते हुए लहजे में खुद कलामी के से अंदाज में कहा और फिर काश कहता हुआ उसका जिस्म फड़फड़ाया और साकित हो गया। वो मर चुका था। उसकी खुली हुई बेनूर आंखों में अभी तक मिशन मुकम्मल ना होने की हसरत झलक रही थी। सीक्रेट सर्विस के अरकान दम बखुद खड़े थे। इमरान एक तवील सांस लेता हुआ सीधा हो गया। ऐसे लोग किसी भी तंजीम के लिए बास फकर होते हैं। ये अजीम आदमी था, इमरान ने गंभीर लहजे में कहा और सीक्रेट सर्विस के अरकान ने अज़बात में सर हिला दिए। वो भी मिताइस की इस वफादारी से बेहद मुतासिर थे। हालांकि अगर मिताइस चाहता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने अपनी और अपने साथियों की जानों पर अपने मिशन को तरजीह दी और यही उसकी अजमत का सबूत था। सफदर, तुम चौहान के बाजू पर बैंडेज करो, कहीं खून ज्यादा ना निकल जाए, इमरान ने मुड़कर सफदर से कहा और सफदर ने सर हिला दिया। कैप्टन शकील, मिताइस एजाज के साथ दफन होने के लायक है। लॉन्च में हंगामी हालत से निमटने के लिए बेलचा मौजूद है, वो ले आओ ताकि यहाँ इस जजीरे पर उसकी कब्र खोदकर उसे दफन कर दिया जाए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और ये बाकी अफराद? जूलिया ने पूछा। इन्हें उठाकर समंदर में फेंक दो, ये मछलियों की खुराक बनने के काबिल है। ये सब मिथाइस के मुकाबले में हकीर और घटिया मुजरिम हैं, इमरान ने गंभीर लहजे में कहा और उसके साथियों ने इस अंदाज में सर हिलाए जैसे वो सब इमरान की बात से 100% मुत्तफिक हों। खत्म शुद्ध।